हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईआईटी रुड़की में एक वैकेंसी आई हुई है। नॉन टीचिंग बैरियर्स ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वैकेंसीज़ हैं, जहां पर लोग पढ़ने के लिए अपने सपने पालते हैं। आप वहां पर नौकरी कर सकते हो लाइफ टाइम। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही अपडेट जो आईआईटी, एनआईटी, सीआईएसआर और अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उनकी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें जेटीएस की पोस्ट होती है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। ये पोस्ट होती है वो इक्वलेंट टू जो एसएससी में जेई होता है उसके लेवल की होती है, लेवल 6। आईआईटी में और एनआईटी में इसको जेटीएस बोलते हैं। ठीक है। एक असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ये ओनली फीमेल के लिए है। उसके बाद इसमें जो अगली पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की है। फिर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। मैं थोड़ा सा आपको अगर एलोबरेट करूं तो ये जो पोस्ट होती है मैं बता रहा था ना जेई लेवल की, ये तो प्रॉपर जेई लेवल है, लेकिन इनका जो काम होता है जेटीएस का वो लैब का सुपरविजन करना होता है। लैब का सुपरविजन करना होता है। जैसे एक तरीके से लैब में टेक्निकल असिस्टेंट जो होते हैं वो भी सेम लेवल के ही होते हैं। लेवल 6 उनका होता है और जेटीएस का भी लेवल 6 ही होता है, लेकिन इनका काम सुपरविजन का होता है। तो आगे बढ़ें अपन इसमें। फिर जेटीएस, ये सेम टू सेम जेटीएस के जैसे ही एक जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होती है। ये एडमिन डिपार्टमेंट में होती है। जैसे राजभाषा का है तो जो राजभाषा हिंदी इंग्लिश में जो काम चलता है उसके लिए सुपरिटेंडेंट, दिस इज इक्वलेंट टू एएसओ। एसएससी में जो एएसओ पोस्ट होती है उसका इक्वलेंट होता है जूनियर सुपरिटेंडेंट। ग्रेड पे हालांकि एक कम है इसका, लेकिन आप इसको उसी से रिलेटेड करोगे। या फिर इसको ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी बोलते हैं कई जगह। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा पता है वैकेंसीज़ के बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो जूनियर लैब असिस्टेंट है दैट इज कॉल्ड टेक्नीशियन। ठीक है, इससे ऊपर होता है सीनियर टेक्नीशियन, फिर उसके ऊपर होता है टीए। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट। और ये टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप भी होता है, ये दोनों ग्रुप्स ही होते हैं। अब इसके बाद चलो जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट इज इक्वल टू एलडीसी, लेकिन यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि एलडीसी का ग्रेड पे लेवल 2 में होता है और जूनियर असिस्टेंट का लेवल 3 में है। तो अपने को जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जो वीडियो देखेंगे उनकी ये इन 3 वैकेंसीज को देख पाओगे। ठीक है, जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा वाले तो स्पेसिफिक हो गए, उनको हिंदी इंग्लिश में बीए एमए करा हुआ चाहिए। और जूनियर लैब असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट और जूनियर सुपरिटेंडेंट, इसमें जूनियर सुपरिटेंडेंट में एक्सपीरियंस मांगेगा, है ना। तो नीचे चलते हैं अपन आगे। इसको नीचे अगर आगे अपन इसको आगे इसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में बीटेक एलिजिबल है, बीटेक एलिजिबल है। और उसके बाद अगर अपन इसको देखेंगे तो इसमें नीचे असिस्टेंट सिक्योरिटी का अपना फीमेल ओनली एलिजिबल है। सिविल के लिए डिप्लोमा एलिजिबल है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सैनिटेशन में आप बीएससी प्लस डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन में तो एलिजिबल है। +2 किया हुआ है साइंस में प्लस डिप्लोमा पब्लिक हेल्थ में, तो उस तो भी एलिजिबल है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा अगर आपने डिप्लोमा किया हो। तो बीएससी किया है तो डिप्लोमा चल जाएगा पब्लिक हेल्थ वाला बस। जेटीएस राजभाषा का आप देख सकते हो, पढ़ लेना यहाँ पे। इसमें अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा, और मास्टर डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिएगा। अब आप अगर एक वैकेंसी आती है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी में ओनली एमए चाहिए होती है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है ना, तो आपको ना असिस्टेंट रजिस्ट्रार का फॉर्म जरूर भरना चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो। बाकी ये 2 वैकेंसी तो सदाबहार ही हैं, जूनियर लैब असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट में सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, और बाद में कंप्यूटर फिर ऑफिस एप्लीकेशंस में टाइपिंग वगैरह करवा सकते हैं, तो बाद में टाइपिंग देनी पड़ेगी आपको स्किल टेस्ट की। और जूनियर लैब असिस्टेंट में आपको बीसीए या फिर बैचलर डिग्री अप्रोप्रिएट फील्ड में, जिस फील्ड में आपकी वैकेंसी निकली उसमें, या फिर डिप्लोमा और इक्विवेलेंट भी एलिजिबल हो जाता है, बीटेक वाले भी। ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं इसमें, बाद में जॉब मतलब सिलेक्शन के टाइम पे जब इक्विवेलेंट सी ले लेते हैं ये। इसके फॉर्म की लास्ट डेट ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये, 100 रुपये कम कर दी। पिछली बार जब इसका वैकेंसी आया था तो 272 रुपये के आसपास थी इसकी फ़ीस, शायद मेरे को ऐसा कुछ याद है, तो इस साल थोड़ी बढ़ा दी है फीस। इसकी लास्ट डेट 7 अप्रैल तक है। तो आप जो भी चीज़ क्लेम करोगे वो 7 अप्रैल तक ही करोगे बस। मतलब अगर आपकी एज हो रही है
तो एज आपकी 7 अप्रैल तक काउंट की जाएगी। आपकी जो जो क्वालिफिकेशन है वो 7 अप्रैल तक काउंट की जाएंगी। उससे पहले पहले आप सारी चीज़ें फुलफ़िल करने चाहिए। उसके बाद अगर आपने फुलफ़िल कर रहे हो, मान के चलो ग्रेजुएशन मांगा है और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है 8 अप्रैल को, तो आप मेहनत करने के बाद प्री क्वालीफाई करोगे, मेंस क्वालीफाई करोगे, लेकिन आपको एट द एंड डिस्क्वालीफाई कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से फॉर्म को भरें। आप एलिजिबल हैं तो ही फॉर्म भरें, अन्यथा व्यर्थ में पैसे जाएंगे। और एक्सपीरियंस लेने के लिए तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वहाँ से एक्सपीरियंस मिल जाता है आजकल। उसके बाद इसमें अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए होता है तो एज रिलैक्सेशन के लिए आपको, अगर गवर्नमेंट में हैं आप तो सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो 3 साल की आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, तो आप 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है आपको। और SC ST तो रहता ही है, OBC के लिए 3 साल का रहता है। ये एज रिलैक्सेशन हो गया इसका, बाकी इसमें कुछ है नहीं। फॉर्म अप्लाई करते समय छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बस। IIT के फॉर्म में आपसे रेफरेंस मांगता है। अब जब आप फॉर्म खोलोगे तो आपसे रेफरेंस मांगेगा, तो रेफरेंस में आप किसी भी नॉन की 2 मेल ID, 2 रेफरेंस मांगेगा, उनकी मेल ID, फ़ोन नंबर और किस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, तो वो भरना होता है ज़रूरी, स्टार लगा रहता है उस पर। जस्ट फॉर्मेलिटीज़ है, इसका कोई ज़्यादा औचित्य है नहीं, बट आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाता है उसका, ठीक है। और प्लस दूसरा चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने इसका IIT रुड़की का पेपर दिया था 2022 में, तो इसका पेपर IIT रुड़की में ही होगा, तो आप उस हिसाब से फॉर्म भरें। आप अगर साउथ के रहने वाले हैं तो IIT रुड़की का फॉर्म भर रहे हो तो आपको ये पहले से दिमाग में रखना है कि आपको IIT रुड़की ही पेपर देने आना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है उस चीज़ को ध्यान रखें कृपया करके। पता चला फीस भी भर दी, सब कुछ हो गया, लेकिन पेपर देने नहीं आ पा रहे हो आप, ठीक है। तो पेपर IIT रुड़की में ही होगा। Tier 1 भी IIT रुड़की में होगा, Tier 2 भी IIT रुड़की में होगा, और स्किल टेस्ट है तो वो भी IIT रुड़की में ही होगा। इसका सब कुछ IIT रुड़की के अंदर ही होता है, सेम सारे IITs का यही है प्रोसेस। हाँ, और मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे से ऐसे फॉर्म भरते रहें। ये छोटे छोटे वैकेंसीज़ में नौकरी लगने के बहुत चांस हैं। 31 वैकेंसी कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं होती हैं, और वो भी आप IIT में लाइफ टाइम आप IIT की सुविधाओं को अवेल कर पाओगे। जिसमें लोग 4 साल के एडमिशन में इतनी सुविधाएं ले लेते हैं, आप लाइफ टाइम रहने वाले हो वहाँ पे। तो बेस्ट जॉब मानता हूँ मैं इन जॉबों को। ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, नो डाउट थोड़ा सा डर लगता है लोगों को ऑटोनोमस बॉडीज़ में जाने का, लेकिन ऑटोनोमस बॉडीज़ के होने के साथ साथ ये सेंट्रल नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट भी हैं, तो देश को इन पर गर्व होता है इन इंस्टीट्यूट पे, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो ऑटोनोमस के साथ साथ इनके पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं। बेस्ट ऑफ लक, फॉर्म भर दीजिए। इसके 4 महीने के आसपास में एग्ज़ाम करा लेगा ये। अभी 1 महीने इसने फॉर्म भरने की टाइम दिया है 1 महीने का। उसके बाद एक स्क्रूटनी लिस्ट आती है, उसमें वो देखेंगे कि कौन कौन बंदा एलिजिबल है, और हो सके तो उस स्क्रूटनी लिस्ट के साथ ही एग्ज़ाम डेट भी दे देते हैं। तो 1 महीने फॉर्म का डेट, हो सके 15 दिन में स्क्रूटनी लिस्ट दे दें, तो उसके बाद 15 दिन, तो 3 से 4 महीने मान लो। कई बार कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो जाते हैं तो डिले भी हो जाता है, बट लमसम में 3-4 महीने हैं। तब तक आपका आरआरबी के सारे एग्जाम क्लियर हो चुके होंगे, NTPC वगैरह भी जब तक निपट चुके होंगे, SSC CGL भी शायद जब तक निपट चुका होगा जुलाई तक ना। तो उस हिसाब से आपकी तैयारी का भी एक फ्लो बन जाएगा। तो आप इस फॉर्म को जरूर भर देना अगर एलिजिबल हैं तो। बेस्ट ऑफ लक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड गुड लक।